नमस्कार। यूं तो दागी सभी पार्टियों के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो बिहार विधानसभा में पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस वक्त बिहार में सबसे अलग लीक से हटकर राजनीति करने का दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसलिए उनकी पार्टी के उम्मीदवारों पर लगे संगीन आरोप ज़्यादा चौंकाते भी हैं, हैरान भी करते हैं और परेशान भी करते हैं। इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। क्या अजीब संयोग है कि बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए भी 122 सीटें ही चाहिए। अब इसमें एनडीए और महागठबंधन तो पुराने लड़ाके हैं। उनके दांव पेच, उनकी जोड़ तोड़, उनके दावे, उनके वादे, उनसे उम्मीदें, ये सारी चीज़ें बिहार के लोगों की देखी भाली हैं। लेकिन पीके यानी प्रशांत किशोर बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नई अवधारणा है। आज उनके सामने छवि और परसेप्शन की लड़ाई है और इससे ज़्यादा इस बात की लड़ाई है कि एक दशक से ज़्यादा समय से दूसरों को चुनाव लड़वाने वाले पीके जब अपनी पार्टी बनाकर खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतेंगे। क्या कोई कोच एक शानदार खिलाड़ी हो सकता है? ये भी अजीब उलटबांसी है कि खेलों में या पढ़ाई में कोई खिलाड़ी या छात्र बाद में कोच बनता है। पीके चुनावी राजनीति में कोच पहले बने, खिलाड़ी अब बने हैं। इसलिए ये चुनाव उनके लिए ज़्यादा अहम है। दिल्ली से बैठकर पीके की बातें, पीके के दावों से लगता है कि उनका मोमेंटम काफ़ी हाई है। वो एक साथ सबको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, एनडीए को भी, महागठबंधन को भी। मैंने कुछ समय पहले पीके की सभाओं में उमड़ी भीड़, उनको लेकर लोगों की दिखती दीवानगी की तुलना आनंद मोहन के 30 साल पुराने तेवर और लोकप्रियता से की थी। वही एक तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी की थी। आज मैं वो तुलना करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि कुछ पुराने आंकड़ों और राजनीतिक घटनाओं, परिस्थितियों के आधार पर एक नया ऑब्जर्वेशन रखने जा रहा हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि एक नई राजनीतिक पार्टी आती है और पहले से अंगद की तरह अपने पांव जमा चुकी पार्टियों को उखाड़ फेंकती है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन 1983 में एक फिल्मी कलाकार एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई, चुनाव लड़े और कांग्रेस को हरा दिया, अपनी सरकार बना ली और सीधे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। 1985 में असम में भी उसी तरह छात्र आंदोलन से निकले प्रफुल्ल महंतो ने असम गण परिषद बनाई और सिर्फ 32 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से निकले, सीधे राजभवन पहुंच गए, वो मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरह 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाकर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। नंबर 1 पार्टी तो नहीं बन पाए, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। ये चंद उदाहरण हैं जो बताते हैं कि जब बदलाव पर जनता आमादा हो जाती है तो बड़े बड़े सत्ता के बरगद तिनके की तरह उड़ने लगते हैं। लेकिन जो हालात कभी आंध्र प्रदेश में थे, असम में थे, दिल्ली में थे, क्या वही परिस्थितियां आज बिहार में दिखती हैं? दिखती नहीं हैं। वहाँ लड़ाई के मूल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले दोनों गठबंधन ही दिख रहे हैं, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन। उसकी वजह भी साफ है। पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी उस तरह बिल्कुल नहीं दिखती जैसी 20 साल सरकार चलाने वाले किसी भी सरकार के नेता से दिख सकती है। दूसरी बात यह है कि नीतीश के सामने तेजस्वी यादव एक विकल्प के रूप में ज़्यादा दिखते हैं। अब अंदर खाने लोगों के बीच पीके की जन सुराज के लिए वैसी धारा चल रही हो जो सामने से दिख नहीं रही है तो बात अलग है, लेकिन आमतौर पर लोगों में बदलाव की बेताबी होती है तो वह बेताबी साफ साफ दिखती है। बदलाव का नेता कौन होगा वो भी साफ साफ दिखता है। अब अगर दिल्ली में 2013 में केजरीवाल ने सत्ता बदल दिया तो वो साफ साफ दिख रहा था। केजरीवाल ने डंके की चोट पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हराया भी था। उस मुख्यमंत्री को जो 15 साल से दिल्ली को चला रही थी और जिनकी पहचान दिल्ली को विकसित करने वाले मुख्यमंत्री की थी। पीके के बारे में यही सुना गया था कि वो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिर में पीछे हट गए। ये उनकी पार्टी की रणनीति हो सकती है कि एक क्षेत्र तक सीमित होने की जगह वह पूरे बिहार के लिए प्रचार करें। आखिर जनसुराज पार्टी का सारा काम धाम
पीके से ही चलता है। वही पार्टी के कर्ता धर्ता भी हैं, वही स्टार प्रचारक भी हैं। लेकिन गांधी और अंबेडकर का नाम जपने वाले पीके ने शराबबंदी को हटाने की बात की। उनका तर्क है कि शराब की अवैध बिक्री तो घर घर हो रही है, घर घर अवैध डिलीवरी हो रही है, तो शराबबंदी का मतलब क्या है। लेकिन इस तर्क का मतलब क्या है? कल को कोई उठकर कहे कि दहेज उत्पीड़न तो रुक नहीं रहा, उसकी घटनाएं आज भी हो रही हैं, तो क्या फिर दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता? क्या दहेज उत्पीड़न के खिलाफ बने कानून खत्म कर दिए जाएंगे? ऐसे तो कानून का राज कैसे रहेगा? खैर, ये फैसला बिहार के लोगों को करना है, लेकिन असल मुद्दा है कि क्या पीके बिहार का एनटी रामाराव या प्रफुल्ल कुमार महंतो या अरविंद केजरीवाल हो पाएंगे? इसी सवाल से दूसरा सवाल निकलता है कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेंगे? भारत में ही कई बार नई पार्टियां बनी हैं जो खुद तो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन चुनाव नतीजों को प्रभावित करने का दम उनमें दिखा। जैसे 2009 में आंध्र प्रदेश में फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी। उसको वोट तो 16% मिले थे, सीटें सिर्फ 18 मिली थी, लेकिन कांग्रेस को शानदार जीत का कारण वो जरूर बन गई। उसी तरह 2009 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमडीके को वोट 10% मिले। सीट उसने जीता नहीं, लेकिन वहां पर चुनावी जीत के समीकरण जरूर बदल गए। और उतने दूर क्या जाना, आप बिहार में ही देख लीजिए। पिछले चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था। उसने वोट पाए थे सिर्फ 5.66% और सीट के नाम पर किसी तरह एक सीट। लेकिन 60 से ज़्यादा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदर्शन को हिला कर रख दिया। 115 सीटों पर लड़ने वाले नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। ये तमाम एग्जाम्पल कई सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या पीके विजेता बन पाएंगे? जैसा संभावनाओं का एक दरवाज़ा उन्होंने खुद खोल कर रखा है कि जीतेंगे तो 150 के पार जाएंगे। सवाल नंबर 2, अगर पीके विजेता नहीं बने और 2-4 सीटों पर सिमट कर रह गए, जैसा कि उनका ही खुद मानना है कि ऐसा भी हो सकता है, तो फिर क्या वो दूसरे दलों की संभावनाओं को खराब कर सकते हैं? सवाल नंबर 3, अगर ऐसा हुआ तो दूसरे दल का खेल बिगाड़ सकते हैं, तो बिगाड़ेंगे किसका? एनडीए का या महागठबंधन का? और सवाल नंबर 4, पीके ने बिहार की सड़ी गली राजनीति में बदलाव का वादा किया था। अगर पीके नाकाम होते हैं तो उनसे उम्मीद पाले लोगों को बड़ा झटका लग सकता है कि क्या बिहार की राजनीति इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन लोगों को झटका तो इस बात से भी लग सकता है कि बातें चाहे जैसी भी करें, लेकिन पीके ने भी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के चयन में बागी दागी सबको जगह दे दी, यानी वही रेगुलर पॉलिटिक्स। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए दागी उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। चुनाव सुधार पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के मुताबिक दूसरे चरण में 1297 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 415 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामले हैं, यानी 34% उम्मीदवार अपराधों में घिरे हैं। इनमें से 341 उम्मीदवार गंभीर मामलों में आरोपी हैं, यानी करीब 26% उम्मीदवार। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 19 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या का मामला दर्ज है, 79 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है, जबकि 52 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इन 52 में भी 3 पर बलात्कार जैसा संगीन आरोप है। इनमें भी नंबर 1 पर पीके की जन स्वराज पार्टी है, जिसके सबसे अधिक 16 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश और 3 उम्मीदवारों पर हत्या के आरोप हैं। वहीं 9 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। वैसे इन आरोपों के जाल से कोई मुक्त नहीं है, ना आरजेडी, ना बीजेपी, ना जेडीयू, कोई नहीं। लेकिन पीके इन सभी दलों पर उंगली उठा कर आए थे। उम्मीदवारों का एक ताज़ा झोंका उनके साथ आया था, लेकिन अपने उम्मीदवारों के दाग देखकर कहीं पीके ये तो नहीं कहेंगे कि दाग अच्छे हैं। आखिर बात वर्चस्व की जो ठहरी। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे। आप में से जो लोग बिहार के वोटर हैं वो लोग वोट जरूर देंगे, क्योंकि वोट देना आपका सबसे बड़ा और महान लोकतांत्रिक मूल्य भी है और अधिकार भी। फिर मिलेंगे किसी और वर्चस्व की कहानी के साथ। नमस्कार।